गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके साथ जो है एक कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस भी लेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी लेंगे और अपने कोऑपरेटिव्स के क्वेश्चंस भी लेंगे। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कोऑपरेटिव से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए या कोई भी एमसीक्यू सेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। आपको डिफरेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। आप एमसीक्यूज़ जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सब अवेलेबल होगा। तो आज जो है आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, कौन सा बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, वो कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, मोजली आइलैंड। सेकंड कह रहा है सेंटिनल आइलैंड। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड फोर्थ इज टापे आइलैंड। तो क्या आंसर होगा इसका, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर लिख लीजिए। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया है। जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें से आपका कितना स्कोर आएगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी पहुंच गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड या फोर्थ, तो इसका जो है वो मौजली आइलैंड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। तो वो ये कहाँ पे है, ये है असम में। और कौन से रिवर पे आता है ये, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया कि कहाँ पे सिचुएटेड है, पहली बात, और दूसरा ब्रह्मपुत्रा कौन से रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, विच इज़ द इंडियंस लॉन्गेस्ट ब्रिज। ठीक है, तो भारत का जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो कौन सा है। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन से हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है डोला सडिया ब्रिज, सेकंड कह रहा है बोगीबील ब्रिज, थर्ड कह रहा है चिनाब ब्रिज एंड फोर्थ इज हुगली ब्रिज। तो क्या आंसर होगा इसका, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख लेना, तो मैं आपके साथ आंसर शेयर करता हूँ। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर है डोला सडिया ब्रिज। अब बच्चे बोलेंगे सर ये नहीं है, ये बोगीबील ब्रिज है, लेकिन बोगीबील ब्रिज नहीं है। बोगीबील ब्रिज जो है वो 4000 समथिंग मीटर का है और ये 9000 समथिंग मीटर का है। ठीक है, तो डोला सरिया ब्रिज है, ये अभी इनोग्रेशन हुई है इसकी। तो ये जो है वो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आपको पता ही होगा कि डोब किसे कहा जाता है। ठीक है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को पता ही है डोब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोब। ठीक है, तो डोब किसे कहा जाता है, तो इसी पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आता है छज डोब फॉर्म्स बिटवीन विच टू रिवर्स। जो छज डोब है ये कौन से दो रिवर्स के बीच पाया जाता है। ठीक है, कौन से दो रिवर्स के बीच इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है चिनाब एंड झेलम, ऑप्शन सेकंड कह रहा है झेलम एंड ताप्ती, ऑप्शन थर्ड कह रहा है झेलम एंड इंदस, एंड ऑप्शन नंबर फोर इज झेलम एंड रावी। तो छज डोब किसके बीच होता है, फर्स्ट ऑप्शन होता है, सेकंड ऑप्शन होता है, थर्ड ऑप्शन होता है, फोर्थ ऑप्शन है। वीडियो फास्ट करके अपना आंसर बताइए। तो इसका आंसर है इट्स फॉर्म बिटवीन द रिवर चिनाब एंड झेलम। ठीक है, चिनाब और झेलम के बीच ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, सिंध डोब फॉर्म्स बिटवीन विच टू रिवर्स। जो सिंध डोब है ये कौन से दो रिवर्स के बीच आता है, सॉरी, सिंध डोब जो है वो कौन से दो रिवर्स के बीच आता है। सिंध डोब कौन से दो रिवर्स के बीच आता है, चिनाब झेलम, झेलम रावी, उसके बाद झेलम इंदस, या नन ऑफ दिस। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड या ऑप्शन नंबर फोर। तो किसके बीच आता है, ये आता है झेलम रिवर और इंडस रिवर के बीच में आता है। झेलम रिवर और इंडस रिवर के बीच में, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट रिवर फॉर इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इंडिया भारत के जो हमारा जो देश के रेगिस्तान है, रेगिस्तान का एरिया है, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट रिवर है जो मतलब मेन रिवर महान जिसे कहा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर है जो, तो कौन सा है, पहला देख लेते हैं रावी, लूनी, थर्ड चिनाब एंड फोर्थ इज नर्मदा। तो कौन सा रिवर है, रावी रिवर है, लूनी है, चिनाब है या नर्मदा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपना मुझे आंसर बताइए और फिर से
मैं कह देता हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपना मुझे स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो इसका आंसर है लूनी रिवर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स टचेज द बॉर्डर विद नेपाल। ठीक है, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, कितनी स्टेट्स, भारत की जो स्टेट्स हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर जो है वो शेयर करती हैं। ठीक है, आपको इंडिया का मैप जो है वो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे इसका। ठीक है, आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए, दूसरी आपको यही पता होनी चाहिए कि जो हमारा कंट्री है वो कौन कौन से देशों के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, पहली बात, और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए तो जिनके साथ शेयर करती है उनमें कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, उन स्टेट्स का भी आपको नाम पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की कौन कितनी स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, अब बताइए, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 5, 4, 2 एंड 1। 5, 4, 2 एंड 1, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5। ठीक है, 5 स्टेट्स जो है बॉर्डर शेयर करती हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स मेक एस्चुरी। ठीक है, कौन से नीचे दिए कि कौन से रिवर्स हैं जो एस्चुरी फॉर्म करते हैं। ठीक है, बताइएगा। अब देखते हैं कौन कौन से रिवर जो है वो एस्चुरी फॉर्म करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, नर्मदा एंड ताप्ती, रावी एंड ताप्ती, गंगा एंड यमुना एंड नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगर मैं वीडियो थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, तो पास करके अपना आंसर लिख लीजिए, फिर मैं आपके साथ आंसर शेयर करूंगा तो टैली हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर जो है वो एस्चुरी फॉर्म करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज शिवालिक, ऑप्शन नंबर सेकंड इज K2, ऑप्शन थर्ड इज सैडल एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दिस। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया करो, ये दो तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका आंसर है सैडल। सैडल पीक जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो है वो हाईएस्ट पीक मानी जाती है और उनके नॉर्थ रीजन में जो है ये पाई जाती है, आइलैंड के नॉर्थ रीजन में ये पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच रिवर्स। जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये जो वाटर रिसीव करती है, कौन से रिवर्स हैं जो वाटर इसको देते हैं, मतलब वाटर जिनकी वजह से जो वाटर है वो इंदिरा गांधी कैनाल में आता है। ठीक है, रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच रिवर्स, कौन से रिवर से वाटर रिसीव करती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, इसके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट गंगा, सॉरी गंगा लिखा हुआ है, गंगा। सेकंड इज ब्रह्मपुत्रा, थर्ड इज सतलुज एंड व्यास एंड फोर्थ इज नर्मदा। तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिख लीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा आंसर, फिर टैली हो जाएगा आंसर। तो क्या आंसर है इसका आपके हिसाब से? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सतलुज एंड व्यास। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो सतलुज व्यास रिवर है ये वाटर प्रोवाइड करते हैं किसको? इंदिरा गांधी कैनाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज़ द इंडिया टोटल परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया की टोटल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में पूछ कह रहे हैं ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया का कितना परसेंट जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, कितने परसेंट है? ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 2.1, फिर कह रहा है सेकंड कह रहा है 2.2, ऑप्शन नंबर थर्ड इज 2.4 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज 5.7। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या होगा? 2.1 है, 2.2 है, 2.4 है, 5.7 है। तो इसका आंसर है 2.4। इंडिया कंट्रीब्यूट अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बालटाल थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन, कहाँ पे है? तो बालटाल थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे है? पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या कह रहा है, गांधरबल में है, ठीक है, अनंतनाग में है या बारामूला में है। तो ये कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? गांधरबल, अनंतनाग या बारामूला? तो कहाँ पे है? ये है गांधरबल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, न्यूली एडिड वदावन वदावना वेटलैंड इज इन, सॉरी वदावना वेटलैंड इज इन, जो कि अभी न्यूली एडिड हुआ है वेटलैंड जिसका नाम है वदावना वेटलैंड, ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है गुजरात, ऑप्शन सेकंड कह रहा है राजस्थान, थर्ड कह रहा है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ इज गोवा। मैं अगर आपको लग रहा है मैं तेज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर दीजिए। बच्चे बोलते हैं सर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड के साथ चल रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं तो हम उतने करेंगे। तो ऑप्शंस पे चल जाते हैं, पहला गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या गोवा। तो ये वादावन वेटलैंड कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, विच पास कनेक्ट ले एंड कारगिल, कौन सा पास जो है वो कनेक्ट करता है ले और कारगिल को। ठीक है, ले और कारगिल को कौन सा पास कनेक्ट करता है, पहला देखते हैं फोटुला, सेकंड है खरदुंगला, थर्ड है शिप किला, फोर्थ है जोजिला पास। तो कौन सा पास जो है वो ले और कारगिल को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो है जोजिला पास। ठीक है, लेकिन एक बुक ऐसी थी ना जहाँ पे मैंने फोटुला पास ही पढ़ा था, अब पता नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो है हम यही होता है, जोजिला पास ही हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक बुक ऐसी थी, बुक में मैंने एक वीडियो में भी देखा था फोटुला पास लिखा हुआ था, अब पता नहीं फिर, लेकिन जोजिला पास इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन स्टेट नोन एज अ गार्डन स्पाइस, तो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है किसे, केरला को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है, केरला इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉल अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कौन से आर्टिकल के अंदर फॉल होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इसका आर्टिकल 44, आर्टिकल 40, आर्टिकल 42 और आर्टिकल नंबर 45। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या आंसर होगा इसका, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मुझे लिख के बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, वो आता है आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए पूरा मैंने कोई इसमें शॉर्टकट नहीं रखा है, जितना है वो सब कुछ लिखा हुआ है बीच में। विच आर्टिकल्स एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू टू एनी पर्सन और authority including the government directions, orders or writ including writ in the nature or habeas corpus mandamus prohibition quo warranto certiorari or any of them। कौन सा ऐसा आर्टिकल जो इम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो किसी के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकते हैं या रिट लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी रिट्स लगा सकते हैं या कोई भी एक्शन ले सकते हैं विद रिगार्डिंग टू, कोई भी अगर उनने गलत काम किया है उसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर या रिट लगा सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो ये उनको पावर देता है, कौन सा आर्टिकल है। तो देखते हैं ऑप्शन इसके क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत जगह पढ़ा था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 226, आर्टिकल 14, सॉरी आर्टिकल 226, आर्टिकल 14, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 40। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन थर्ड है या ऑप्शन फोर्थ है। वीडियो को पास कीजिए और अपना आंसर मेरे साथ शेयर करना पक्का, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर है आर्टिकल 226। ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट को एम्पावर किया जाता है कि आप किसी के खिलाफ भी कोई ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है, एक्शन ले सकते हैं या रिट लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, नाबार्ड इज सेट अप विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ हाउ मनी रुपीज़। ठीक है, जो नाबार्ड होता है सेट किया गया था जब उसकी स्थापना हुई थी, जब उसकी स्थापना की गई थी उस वक्त इनिशियल कैपिटल उस कितने पैसों की थी उसकी, मतलब कितने रुपीज़ की उसकी इनिशियल कैपिटल थी उस वक्त, कितनी थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 100 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़ एंड 300 करोड़। ठीक है, उसकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो कितनी थी। जिन बच्चों को आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। उसकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी 100 करोड़ की। ठीक है, और अब इस एट दैट टाइम ये जो है वो 2000 से, हाँ लगभग 2000 करोड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
लास्ट वीक गवर्नर ऑफ कश्मीर वास, जो कश्मीर का लास्ट वीक गवर्नर थे वो कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है शेख इमामुद्दीन, सेकंड कह रहा है शेख अब्दुल्ला, थर्ड कह रहा है करण सिंह एंड फोर्थ कह रहा है चौधरी रियाज। तो क्या आंसर है? ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन थर्ड है या ऑप्शन फोर्थ है? ये क्वेश्चन भी बहुत सी जगह पूछा गया है। मैंने बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर कॉमन है, लेकिन कॉमन नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही जगह आता है। ठीक है, तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है शेख इमामुद्दीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डिलीटेड इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप यूट्यूब पे भी अगर कहीं किसी की वीडियो देखोगे ना, हर वीडियो में ये क्वेश्चन होता ही होता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में जो है इसे डिलीट किया गया था? 44 में, 22 में, 40 में या 51 में? ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि किस में इसको डिलीट किया गया था। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44 में। ठीक है, 44 में से डिलीट किया गया था। और 51 में क्या आते हैं ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 44, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 44 जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच चार्टर एक्ट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी। ठीक है, कौन से चार्टर एक्ट ने जो ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी जो थी उसको अबॉलिश किया गया था, अबॉलिश किया था? ठीक है, चार्टर एक्ट आपको पता ही है कितने थे, तो हर किसी एक्ट में क्या क्या हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेड मोनोपोली को पूरी तरीके से ख़त्म किसने किया था, किस एक्ट में किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 1813, 1833, 1853 एंड 1899। तो लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, ट्रेड मोनोपोली को तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था ब्रिटिश के साथ, लेकिन इसमें उन्होंने चाइना और ब्राज़ील के साथ टी का तब भी रखा था। तो कौन से चार्टर एक्ट में ये चीज़ जो थी वो अबॉलिश की गई थी? वो की गई थी चार्टर एक्ट, सॉरी 1813 में। ठीक है, 1830 में इस चीज़ को अबॉलिश किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। आगे 21, विच एक्ट ऑफ इंडिया गेव द आइडिया ऑफ डायarchy बट लेटर इट वाज टोटली फेल्ड। ठीक है, जो डायarchy का कंसेप्ट दिया गया था, डायarchy का कंसेप्ट आपको पता ही है क्या, डबल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट दिया गया था, लेकिन लेटर जो है वो इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो कौन से क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये चीज़ लाई गई थी तो उसको बाद में ख़त्म कर दिया गया था? क्या था? जिसमें ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम डीआरसी कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ 1992 या 1932। तो क्या आंसर है इसका? वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिख लीजिए, तो मैं आपके साथ आंसर शेयर करूंगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको क्या कहता है मॉन्टेक कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पोर्टफोलियो सिस्टम इज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। जो पोर्टफोलियो सिस्टम था वो कौन से ईयर में जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम तो कौन से ईयर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? देखते हैं ऑप्शन, इसके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहे हैं 1859, 1860, 1861 एंड 1820। तो ये कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया था 1859, इन द ईयर 1859। और इसी ईयर में एक और चीज़ आई थी, क्या आई थी? डिसेंट्रलाइजेशन का भी कंसेप्ट इसी ईयर में आया था, इन द ईयर 1859। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23, विच एनिमल इज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, सिंबल ऑफ सील भी इसे कहा जाता है। तो कौन से एनिमल को जो क्या बोलते हैं कहा जाता है इज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ, हाँ सॉरी, सिंबल ऑफ सील कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, कौन से एनिमल को लिया जाता है नाम? तो क्या आंसर है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। एलिफेंट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो कह रहा है, क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है लाइन, थर्ड कह रहा है पैंथर एंड फोर्थ है डी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन थर्ड है या ऑप्शन नंबर फोर्थ है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जे एंड के का सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन थे? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है लाला कन्वर सेन, सेकंड कह रहा है लाला बोधराज, फिर थर्ड है गीता मित्तल एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर बताइए।
तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है लाला कन्वर सेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु रिमेन्ड द 4 टाइम्स मेंबर ऑफ द JNK लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कौन जो थे वो 4 टाइम्स मेंबर रह चुके थे, 4 टाइम मेंबर्स रहे हैं, ठीक है, JNK लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मियाँ बशीर अहमद, सेकंड चौधरी मीर एंड थर्ड इज गुलाम मोहम्मद। तो क्या आंसर है इसका? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? तो इसका आंसर है मियाँ बशीर अहमद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर लेजिस्लेटिव असेंबली इन श्रीनगर इज अटैक्ड बाय द मिलिटेंट्स। कौन से साल में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी श्रीनगर में उस पे मिलिटेंट्स का अटैक हुआ था? ठीक है, तो कौन से ईयर में हुआ था? वो हुआ था इन द ईयर 2001, अक्टूबर 2001। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर। और इस साल एक और चीज़ हुई थी 2001 में, एक तो यहाँ पे अटैक हुआ था, और क्या हुआ था? जिन बच्चों को पता है कि 2001 में और क्या हुआ था इस मिलिटेंट अटैक के अलावा, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ था, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि 2001 में एक और जगह पे मिलिटेंट्स का अटैक हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाली बात है। तो वो चलो छोड़ो, मैं ये आपको बता देता हूँ। जो मिलिटेंट्स का अटैक पार्लियामेंट में भी, इन मिलिटेंट्स का अटैक हुआ था इसी साल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर तस्कन डिक्लेरेशन इज साइंड। ठीक है, कौन से साल में जो तस्कन डिक्लेरेशन थी वो समझौता साइन हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, जनवरी 10 1966, जनवरी 12 1978, थर्ड आ गया जनवरी 11 1965 एंड फोर्थ ही जनवरी 2 1990। तो क्या आंसर है इसका? वीडियो को पास करके अपना आंसर बताइएगा। इसका आंसर है जनवरी 10 1966, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर इंडिया एंड पाक साइंड द शिमला एग्रीमेंट। जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था वो कौन से ईयर में साइन किया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, थोड़े बहुत आपको ईयर या डेट्स आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। तो ये किया गया था इन द ईयर 1972। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, इन द ईयर 1972। आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 क्वेश्चन कह रहा है कोऑपरेटिव मूवमेंट इज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट की गई थी वर्ल्ड में, वो किसका, उसका कारण क्या था? कम्युनलिज्म था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, शेयर वाटर सिस्टम था, या ऑल ऑफ दीज था? तो क्या इन ऑप्शंस के हिसाब से उसका क्या रीज़न था? ठीक है, वैसे तो बहुत से रीज़न थे, तो आप मुझे बताइए कि क्या रीज़न था इन ऑप्शंस के हिसाब से। तो वो रीज़न था किसा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। ठीक है, सबसे मेन रीज़न था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु गेव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर्स इन ग्रेट ब्रिटेन। जो कोऑपरेटिव स्टोर्स का जो आइडिया था वो किसने दिया था ग्रेट ब्रिटेन में? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है विलियम किंग, सेकंड कह रहा है रॉबर्ट ओवन, थर्ड कह रहा है बोथ, फोर्थ कह रहा है नन ऑफ दीज। तो वीडियो को पास करके अपना आंसर मुझे बताइएगा। इसका जो आइडिया है वो किसने दिया था? वो दिया था विलियम किंग्स ने और रॉबर्ट ओवन ने, दोनों बोथ का ये आइडिया था। ठीक है, क्या कोऑपरेटिव स्टोर्स इन ग्रेट ब्रिटेन का आइडिया था वो दोनों का था, बोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31, द फर्स्ट कोऑपरेटिव डेयरी वाज सेट अप इन। जो फर्स्ट कोऑपरेटिव डेयरी थी वो कहाँ पे सेटअप हुई थी? डेनमार्क में हुई थी, स्पेन में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, या कनाडा में हुई थी? ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इसका आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क में फर्स्ट जो डेयरी थी वो कोऑपरेटिव डेयरी थी जो सेटअप हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वुमेन लीग फॉर द स्प्रेड ऑफ द कॉपरेशन नोन एज अ कोऑपरेटिव वुमेन गिल्ड वाज फॉर्म्ड इन। ठीक है, वो कौन से ईयर में इसकी फॉर्मेशन हुई थी? 1833 में, ठीक है, 79 में, या 70 में, या 90 में? तो कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई थी? वो की गई थी 1883 में, इसका नाम क्या था? वुमेन लीग फॉर द स्प्रेड ऑफ द कॉपरेशन नोन एज अ कोऑपरेटिव वुमेन गिल्ड। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1833 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मनी वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आर इन JNK। वुमेन कितनी जो हैं, टोटल कितनी वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो हैं वो JNK में हैं, जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट हैं अभी? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, या 6 हैं? कितनी है? वीडियो को पास करके अपना आंसर बताइएगा। वो है 2। ठीक है, टोटल 2 क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो हैं, वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो हैं वो JNK में हैं अभी टोटल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इज अपॉइंटेड बाय। दो चेयरमैन ऑफ नाबार्ड हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, CM, या नन ऑफ दिस? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन थर्ड,
या ऑप्शन नंबर 4? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी कोऑपरेटिव बैंक्स आर इन J&K? J&K में अभी टोटल कितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9, ऑप्शन नंबर सेकंड 3, ऑप्शन नंबर थर्ड 5, ऑप्शन नंबर 4 6। तो क्या 9 है, 3 है, 5 है या 6 है? तो क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है टोटल 9 कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो अभी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, टोटल 9। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली विच क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ J&K इज़ लिक्विफाइड? हाल ही में कौन सी जो जम्मू कश्मीर की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो लिक्विफाइड हुई है? तो उसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है जैकफेड, सेकंड वुमेन कोऑपरेटिव, थर्ड आ गया मिल्क कोऑपरेटिव या फोर्थ आ गया नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इसका जो आंसर है वो है जैकफेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आज के MCQs जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो को बहुत तेज़, मुझे लगता है मैंने भी तेज़ बोला है थोड़ा सा, तो बच्चे बोलते होते हैं सर आप थोड़ा ढीला बोलते हो तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो वीडियो को तेज़ करना है, आप इसको स्लो में करके देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने स्कोर पक्का बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आपने किए हैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, और सबसे मेन चीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े भी रहिए, और अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।